स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। बाजार में हम देखने की 5 दिनों की गिरावट पर आज ब्रेक लगती हुई दिख रही है, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, थोड़ी सी हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। लेकिन निफ्टी की जो तेजी है वो सीमित है, 135 अंकों की है और निफ्टी बैंक की 135 अंकों की तेजी है और निफ्टी में देखने की 50 अंकों के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, 22,600 के आसपास है। क्या बाजार यहां से संभलने के लिए तैयार हैं? क्या एफआईज वापसी करेंगे? बाजार के लिए अगर यहां से चलना है तो ट्रिगर क्या होगा? ट्रंप के जो टैरिफ को लेकर जो पॉलिसीज हैं वो कितनी परेशान करेंगी? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं और उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल। अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 न्यूज़ स्वदेश पर। सर देखिए, हमारे लिए भी रोज रोज ना धर्म संकट वाली स्थिति है, ये पूछना कि बाजार कब थमेगा, कब चलेगा, क्या एफआईज की बिकवाली रुक जाएगी। लेकिन ये हमारा धर्म भी है सर, पूछना, पत्रकार के तौर पर पूछना पड़ता है। आप जरा बताइए कि आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? जो गिरावट का दौर हम देख रहे हैं, शिखर से करीब 14% नीचे निफ्टी आ गया है, क्या अब हम संभलने के आसपास हैं, बॉटम बनने के आसपास है बाजार, या फिर ये मुश्किलें बनी रहेंगी अभी? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको सारे दर्शकों को। देखिए, ऐसे इमीडिएटली मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा शॉर्ट टर्म में, वो हमने देखा किसी के लिए भी प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एनालाइज ये कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन चल रहा है और कब तक उन चीजों पे लगाम लगने की एक उम्मीद है। तो जो 1 लाख सवा लाख करोड़ के बीच का जो सेलिंग हुई है नेट एफपीआईज की जनवरी 1 से लेके, वो इतनी सेलिंग मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया फ्रैंकली, और उसकी वजह से हमने देखा जो करेक्शन है लार्ज कैप्स में है, साथ में स्मॉल और मीडियम कैप्स में और भी ज्यादा है। तो एक एफपीआई की जो रेगुलर सेलिंग है उसने मार्केट पे प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, और एफपीआई की सेलिंग मुझे लगता है अब एक स्लो डाउन होने की उम्मीद है, और वो इसलिए कि यूएस में पिछले 3-4 दिन से दिख रहा है कि यूएस डॉलर भी थोड़ा वीकेंड हुआ है, और जो बॉन्ड यील्ड्स भी हैं वहां पे ऐसा लग रहा है कि अब सॉफ्टन होंगी। तो ये दो चीजें होंगी, तो इसकी वजह से जो एफपीआई का पैसा वापस यूएस गया है वो इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। इमीडिएटली नहीं आएगा, पर मेरी उम्मीद है कि इस महीने मार्च में हमको वो फ्लो बैक दिखने शुरू होंगे, तो मुझे लगता है वहां पे एक मार्केट का बॉटम बनेगा। और दूसरी तरफ जो हमारी खुद की प्रॉब्लम थी कि हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो वीक हो गई थी कंपेयर टू एस्टिमेट। जो अभी हम ग्रीन शूट देख पा रहे हैं थ्रू चैनल चेक्स, उससे ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो फेस्टिव सीजन के पास पिछली दिवाली के बाद पहली बार वापस आई है, और ऐसे इन्वायरमेंट में आई है जहां पे जो चैनल इन्वेंट्रीज हैं वो काफी लीन है। तो उसकी वजह से एक हमको इस करंट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो जो आएंगे अप्रैल मई में, वो मुझे लगता है शायद एस्टिमेट से थोड़े बेटर हों और कमेंट्री भी पॉजिटिव हो। तो ये जो दो चीजें अगर साथ में हो तो मुझे लगता है मार्च में कहीं जाके एक बॉटम बनने की मार्केट की एक गुंजाइश है। इन द मीन टाइम मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ट्रेडर नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। इस तरह के मार्केट में आपको ग्रोथ स्टॉक्स एट रीजनेबल प्राइस मिलते हैं जो बुल मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन वरिंग टू मच की बॉटम कहाँ पे है, जो इन्वेस्टर्स है उनको ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए हाई क्वालिटी इक्विटी स्टॉक्स में। ठीक है अभय, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप समय दे रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मत देखो कि कौन सा शेयर 60% टूटा है, बट ये शेयर देखो कि कौन सा शेयर अच्छा है और जो आपको मिल रहा है अभी सस्ते में मिल रहा है। 60% 70% कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो शेयर ये बात भी गलत होगी, क्योंकि वो टूटा 70% किसी वजह से था। अभी लेकिन एक और चीज़ पॉइंट भी मार्केट के अंदर चलता है ये कि इस समय अगर से मान लो थोड़ा ठहराव भी होता है और जो पार्टिसिपेशन है, हम भी कोशिश करेंगे ऐसे शेयर हमारे बास्केट में डाले जाएं जिसमें रिकवरी अच्छी आए। जब भी आए, मैं उसके कोई टाइम नहीं बांधना चाहता, मैं आपको भी धर्म संकट में नहीं डालूंगा कि आप मेरे को बता दीजिए 15 दिन में चलेगा, 20 दिन में चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जब भी मार्केट रिकवरी आए तो थोड़ा फास्ट रिकवर कर जाएंगे। ऐसे कोई सेगमेंट आइडेंटिफाइड है सर? जी टिम्बी, गुड मॉर्निंग।
जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है डिम्पी, वो हम पब्लिकली morning. भी शेयर करते हैं, तो मेरे कोई सेक्टोरल या स्टॉक स्पेसिफिक बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। पर जहां पे हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है डिम्पी, वो दिख रही है ग्रोथ स्टॉक्स में। सी इंडिया में क्या है, आपको ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा रिटर्न बनाने के लिए। और बुल मार्केट में क्या होता है कि इतने प्रेशर में आके इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली ग्रोथ स्टॉक्स को ओवर वैल्यू कर देते हैं, ओवर प्राइस कर देते हैं, और फिर काफी समय तक रिटर्न नहीं बनता है। दूसरी तरफ हैं ऐसे स्टॉक्स जिनको हम कहते हैं वेरी हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेस, वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक्स, पर वो अब ग्रोथ के जोन में नहीं है, तो वो अपने मल्टीपल को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें काफी नाम है, बड़े नाम है, जिनके बारे में बात करते हैं कि पिछले 4-5 साल से कोई रिटर्न नहीं बनाया, बल्कि नेगेटिव रिटर्न है, जबकि बहुत ही जाने माने स्टॉक्स हैं। तो अ, ये मार्केट जो है, जिसमें आपने कहा कि रादर देन फोकसिंग कि कितना करेक्ट हो गया, ये देखना चाहिए कि एट द करेंट प्राइस जो हमको अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, क्या वो एक सेंसिबल अपॉर्चुनिटी है। और उसमें देखें तो जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, वो है ओवरवेट है ईएमएस प्लेयर्स में। नाम लूं मैं, अगेन बाइज नहीं है, पर सिरमा एसजीएस है, केन्स है, एम्बर है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन के बाद ये कंपनीज काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। ऑन अ रिलेटिव बेसिस हमेशा महंगी लगेंगी, पर हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज हमेशा ही प्रीमियम पे ट्रेड करती हैं। दूसरी तरफ सीडीएमओ जो बिजनेस है, बोथ डोमेस्टिक मार्केट का और एक्सपोर्ट मार्केट का, ये हमारा ओवरवेट है। इंश्योरेंस है, ये तीसरा हमारा ओवरवेट सेक्टर है। और काफी समय के बाद हमने एक बैंक स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक बॉटम बन रहा है। अभी जो हमने देखे हैं रिजल्ट्स काफी पुअर थे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही पुअर रहेंगे। तो अगर ग्राउंड लेवल पे रिकवरी आती है, तो उसका जो प्रोविजंस का राइट बैक की एक ऑप्शन है बैंक्स के, और स्पेशली स्मॉलर फाइनेंस बैंक्स पे, एसएफबीस पे और एनबीएफसीज पे, उनको मौका मिलेगा प्रोविजंस को राइट बैक करने का, तो प्रॉफिट्स विल गो अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो मुझे लगता है ये जो 4 सेगमेंट्स हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है आउट परफॉर्म करने की मार्केट में विद 1 to 2 year पर्सपेक्टिव डिप्पी। That's a great explanation. Abhay, good morning. Mansi this side. High quality growth players, CDMO, insurance, banks and financials. Banks and financials backbone of the economy भी है। ये 4 क्षेत्र हैं और ये समय है इन क्षेत्र में चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो का गठन करने की शुरुआत भी करने का। अभय, लेकिन कुछ और प्लेयर्स पर, कुछ और सेक्टर्स पर अगर डीप डाइव एनालिसिस करें और पीएसई बास्केट की अगर बात करें, डिफेंस क्षेत्र की बात करें, रेलवे स्टॉक्स की बात करें, सरकारी कंपनियों की बात करें, ये वही क्षेत्र है जिस पर हम बातचीत भी करते थे और ये वही सेक्टर्स हैं जहां से करेक्शन की इनफैक्ट शुरुआत हुई थी। इन सेक्टर्स पर आपकी राय क्या होगी और क्या आपको लगता है ऑलमोस्ट 30-40% ये गिर चुके हैं, यहां से अब उठने की कोशिश होगी और पोर्टफोलियो में इनका भी समावेश होना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी, मैं इसको ना 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। एक जो पीएसयूज है, डिफेंस को केटर करते हैं। दूसरा है जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीएसयूज हैं, रेलवे, एनर्जी, पावर मिला के। और तीसरा है पीएसयू बैंक्स या पीएसयू लेंडर्स। जो पहला सेगमेंट है मानसी, आपको याद हो तो जो डिफेंस वाले पीएसयूज हैं, सबसे पहले वो ओवर प्राइस जोन में गए थे, और विद इन 1 ईयर हमने देखा उनकी वैल्यूएशन 3 गुना 4 गुना बढ़ गई थी, और काफी एक यूफोरिया था। उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम नहीं हुए हैं मानसी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बड़े हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक डिफेंस इक्विपमेंट का, तो एक्चुअली जो लिस्टेड डिफेंस कंपनीज हैं पीएसयूज, उनका बिजनेस इंप्रूव हुआ है, वैल्यूएशंस कम हुए हैं। तो अभी भी ट्रेडिशनल बेसिस पे देखें तो ये वो महंगे लगेंगे, क्योंकि अभी भी 30 टाइम, 35 टाइम, 40 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। पर मुझे फ्रैंकली लगता है कि ये एक बाय जोन में है। जो पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स हैं, एक बड़ा 5-10 साल का लंबा रनवे ऑफ ग्रोथ है उनके पास, और जो काफी स्केलेबिलिटी की जो चैलेंजेस हैं वो भी है, वो मीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डिफेंस पीएसयूज में एक डेफिनेटली अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। जो रेलवे और कोर सेक्टर वाले पीएसयूज हैं, मुझे लगता है उसमें थोड़ी करेक्शन की गुंजाइश अभी भी है,
क्योंकि जो कैपेक्स और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ उनको चाहिए वो अभी वो डेवलप कर रहे हैं। और जो तीसरा पीएसयू लेंडर्स हैं, हमने देखा सम ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स जो आए थे अभी इस क्वार्टर में वो पीएसयू बैंक्स के थे इन द बैंकिंग स्पेस। मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा उनका, क्योंकि काफी फोकस है उनका कॉम्पिटिटिव बनने में। तो पीएसयू बैंक्स और डिफेंस पीएसयू में मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको इन्वेस्टर्स को निबल करना चाहिए, एक साथ जाके पूरा इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, बट ओवर नेक्स्ट 2 मंथ्स जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको ऐड करते रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, बढ़िया है सर। डिफेंस पीएसयूज में मौके हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल में भी आप मौके देख सकते हैं और अच्छी कंपनीज चुने, बढ़िया जहां पर ग्रोथ हो, मैनेजमेंट जहां पर क्लीन हो, अपॉर्चुनिटी वहां पर आपके लिए अच्छी बाजार में बन सकती है इस लेवल से। अबे सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो